लोग जो अब इज़राइल और पैलेस्टाइन का एक ऑनगोइंग जेनोसाइड देख रहे हैं, पहले तो वो इसको जेनोसाइड मान नहीं रहे हैं और दूसरा वो समझ रहे हैं कि ये 7 अक्टूबर से ही चालू हुआ है। तो अगर उस पे हम डिस्कशन शुरू करें तो कि कॉन्टेक्चुअली क्या है ये जी इशू? जी तो मैं स्टार्ट करूंगा। एक्चुअली सबसे पहले आपने जेनोसाइड लफ्ज इस्तेमाल किया और मुझे लगता है कि बहुत सारे जो दर्शक हैं हिंदुस्तान में, शायद वो इस शब्द को, इस लफ्ज को गहराई से नहीं समझ रहे कि इसका मतलब क्या है। अंग्रेजी लफ्ज है, जाहिर है। और जब जब इसका हिंदी में या उर्दू में अनुवाद या तर्जुमा आप करने की कोशिश करें तो अखबारों में आमतौर पे नरसंहार का शब्द इस्तेमाल किया जाता है कि इजराइल जो है गजा पट्टी में एक नरसंहार कर रहा है। नरसंहार आमतौर पे अंग्रेजी में हम उसको मैसेकर बोलते हैं, जैसे 1984 का नरसंहार, या गुजरात में जो मोदी साहब के चीफ मिनिस्टरशिप के दौरान 2002 में जो कत्लेआम हुए, नरसंहार। तो कत्लेआम एक तरह से उसको नरसंहार, उसको जेनोसाइड मतलब इसका इक्विवेलेंस दिया जाता है। लेकिन गजा पट्टी में जो हम देख रहे हैं, जेनोसाइड का लफ्ज कुछ और मायने रखता है। और हमने कुछ हिंदी उर्दू के विद्वानों से मेरी बात चल रही कि इसका एक्चुअली सही ट्रांसलेशन क्या होना चाहिए, क्योंकि मेरी नजरों में कत्लेआम या नरसंहार शब्द काफी नहीं है। क्योंकि गजा पट्टी में जो हो रहा है, जो एक सिलसिलेवार तरीके से एक पूरी आबादी को, एक पूरे नस्ल को, एक पूरे कौम को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए लफ्ज कत्लेआम या नरसंहार मुझे लगता है कि कम है, ये इसको डिस्क्राइब नहीं करता। तो कुछ लोगों का कहना था कि शायद नस्ल कुशी, एक पूरे रेस को आप मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, एक पूरे कौम को आप हटाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद ये एक ज्यादा अप्रोप्रिएट लफ्ज होगा, क्योंकि गजा में जो पिछले 2-2.5 साल से, अक्टूबर 2023 से जो आ रहा है, जो दिखाई में आ रहा है, जो इजराइल वहां पे कर रहा है, सीधे तौर पे एक पूरे पॉपुलेशन पे आप हमला कर रहे हैं, उनका वजूद आप मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये एक नई, मतलब कि अभी तक जो इजराइल फिलिस्तीन के बारे में दुनिया भर में जो राय बनी हुई थी, वो ये कि भाई इजराइल फिलिस्तीनी लोगों की सेल्फ डिटर्मिनेशन राइट्स, मतलब उनकी अपनी एक नेशन, एक स्टेट चलाने का जो हक है, उसको इजराइल दबाने की कोशिश कर रहा है। उनकी जमीन को हड़प लेने की कोशिश कर रहा है। इल्जाम ये था 2023 से पहले। 2023 के बाद, अक्टूबर 23 के बाद, जिस तरह से एक बहुत ही खतरनाक एक हमला, एक जंग आम लोगों के खिलाफ चल रहा है, इससे लगता है कि न सिर्फ इजराइल जमीन हड़पने की कोशिश कर रहा है, न सिर्फ फिलिस्तीनी राष्ट्र को या फिलिस्तीनी स्टेट के वजूद को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, बल्कि फिलिस्तीनी लोगों को ही उनके वजूद को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। और ये एक बहुत ये नई बात है, लेकिन इस नई बात का एक इतिहास है। जैसे आपने कहा कि इतिहास अक्टूबर 7, 2023 में शुरू नहीं होता है। बहुत एक कोशिश की गई है इजराइल के हवाले से, यूएस के हवाले से, और जो इजराइल के पक्ष में जो विशेषज्ञ हैं, जो इस पे मीडिया पे, अखबारों में जो लिखते हैं कि भाई अक्टूबर 7 एक ऐसा मोड़ है इतिहास में जो सब कुछ जो इजराइल कर रहा है उस सब को जायज ठहराता है। कि इजराइल का एक अक्टूबर 7, 2023 के हकीकत के बारे में एक अपना एक रवैया था, और अक्टूबर 7 में जो हुआ, इसके बाद जो इजराइल कर रहा है वो सब जायज है। जो लोग कहते हैं कि ये एक ऐतिहासिक मोड़ है, जो लोग कहते हैं कि नए सिरे से अब इस समस्या को देखनी चाहिए, वो दरअसल यही कहना चाह रहे हैं कि भाई इजराइल को अब खुला छूट अब दे दीजिए। अगर आपको जरा सी आपत्ति है, अगर आपको बुरा लग रहा है कि वहां पे
बेकसूर लोगों को मारा जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, वहां पे लोगों को स्टारवेशन के कगार पे खड़ा किया गया, तो आप ज्यादा आपत्ति न करें, क्योंकि इसराइल के हाथ बंधे हुए हैं, इसराइल के आगे और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि नए सिरे से एक नया सिचुएशन जो है वो पैदा किया गया। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि अक्टूबर 7 में जो हुआ, हमास और इस्लामिक जिहाद के जो है मिलिटेंट्स कह लीजिए, जो भी आप कह लीजिए, इसराइल उनको टेररिस्ट कहता है, वैसे यूएन एजेंसीज में जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का जो लिस्ट है उसमें हमास शामिल नहीं है। तो दुनिया भर में ये अग्रीमेंट नहीं है कि हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। हिंदुस्तान में फॉर एग्जांपल, हिंदुस्तान में हमास, हिंदुस्तान की सरकार हमास को एक आतंकवादी संगठन नहीं मानती। गवर्नमेंट कुछ भी कहे, मोदी साहब कुछ भी कहे, विशेषज्ञ कुछ भी कहे, लेकिन भारत सरकार के टेररिज्म लिस्ट में हमास का नाम शामिल नहीं है, हिजबुल्लाह का नाम शामिल नहीं है। तो हमास, इस्लामिक जिहाद के जो मिलिटेंट्स हैं, इन्होंने गजा पट्टी से निकल के इजराइल के कुछ इलाकों में हमला किया, और इस बात को भी मानना जरूरी है कि बहुत बेरहमी से 1000 से ऊपर लोगों का कत्ल किया। उसमें बेकसूर लोग भारी तादाद में शामिल थे, जिनको किसी भी कीमत पे एक जंग के दौरान उनको आप निशाना नहीं बना सकते। इंटरनेशनल लॉ के तहत अगर आप सिविलियंस को निशाना बनाते हैं जो कॉम्बैटेंट नहीं है, तो ये इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकते। आप अपने आप को फ्रीडम फाइटर कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन लॉ, मोरालिटी, मजहब, किसी भी जो भी आपका मापदंड है, वो आपको छूट नहीं देता कि आप बच्चों पे हमला करें, बेकसूर लोगों पे हमला करें, लोगों को किडनैप करें, जिस तरह से उन्होंने किया। लेकिन ये सब जो है, उन्होंने, हमास की लीडरशिप ने इसको किया, और मतलब भारी तादाद में इसराइलियों को मारा गया। शायद इससे पहले कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं था जहां पे इतनी भारी तादाद में इजरायली शहरियों को, इजरायली नागरिकों को निशाना बनाया गया। ये एक नई बात थी। और उसके बाद जो है वो गजा पट्टी लौट आए, और ये बात लगभग तय था कि इजराइल का एक रिस्पांस आएगा, और रिस्पांस भी एक बहुत क्योंकि 2023 से पहले शायद 2014 में, 2016 में, 17 में इजराइल ने गजा पट्टी पे बेतहाशा जो है बॉम्ब्स गिराए हैं, मिसाइल्स गिराए हैं। ये पहला मौका नहीं था जहां पे इजराइल गजा पे हमला करने वाला था, लेकिन हर किसी ने अनुमान लगाना शुरू किया कि भाई इजराइल का जो रिस्पांस होगा वो बहुत ही एक वायलेंट रिस्पांस होगा, बहुत ही एक सिवियर रिस्पांस होगा, और इजराइल के नेताओं ने भी कहा कि हम कुछ ना कुछ अभी करेंगे। और हॉस्टेजेस को छुड़वाने की बात, इसको बहाना बनाते हुए जो है इजराइल ने फौरी तौर पे कार्रवाई हमास के खिलाफ शुरू में, लेकिन धीरे धीरे ये जो इजराइल का जो जंग है हमास से बढ़ के, ये पूरा जो है गाजा पट्टी के जो निवासी हैं उन सबको निशाना बनाया। अब रही बात इतिहास की, तो सवाल ये उठता है कि भाई इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच में ये खाई क्यों है, ये जंग क्यों है? इजराइल, मतलब गजा अगर फिलिस्तीनी जमीन है और वहां के रहने वाले फिलिस्तीनी लोग हैं, तो इन पे इजराइल का क्या अधिकार है, ये सवाल उठता है। अलग जो फिलिस्तीनी इलाके हैं, जैसे वेस्ट बैंक जो एरिया है, अगर आप नक्शा देखें इजराइल का, जो इजराइल क्लेम करता है, वैसे मजे की बात तो यह है कि इजराइल दुनिया में शायद पहला मुल्क है, और शायद दुनिया में अकेला मुल्क है जिसका एक ऑफिशियल मैप नहीं है। मतलब हिंदुस्तान का अगर आप पूछें कि भाई आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से पूछें कि भाई देश का नक्शा दिखाइए, तो वो बड़ी आसानी से आपको नक्शा दिखा सकते हैं। ये अलग बात है कि कुछ इलाके हैं जो चाइना के कब्जे में हैं, कुछ इलाके पाकिस्तान के कब्जे में, लेकिन हमारी अपनी परिभाषा, हमारा जो अपना डेफिनेशन है मैप का, वो तो है। सिमिलरली फ्रांस के पास है, इजिप्ट के पास है। दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां पे उनका एक ऑफिशियल मैप मौजूद नहीं है, भले ही वो मैप में आपके पड़ोसियों के साथ झगड़ा हो या ना हो। तो चीन के मैप में
वो हमारी जमीन को क्लेम करते हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश जो है वो कहता है कि ये दक्षिणी तिब्बत है। कश्मीर, जम्मू कश्मीर का जो अक्साई चीन इलाका है, चीन क्लेम करता है कि हमारी जमीन है। हम नहीं मानते उसको। हमारे नक्शे में अक्साई चीन हिंदुस्तान का हिस्सा है। चीनी नक्शों में अक्साई चीन उन्होंने चीन का हिस्सा बना दिया। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूं कि भाई उनका नक्शा है, कम से कम उनका जो क्लेम है वो उन्होंने एक पेज पे जाके लकीर खींच दी कि भाई ये हमारा नक्शा है, आप मानो या ना मानो, लेकिन मेरा नक्शा ही है। इजराइल अकेला मुल्क है जो इस बात को कहने के लिए तैयार नहीं कि भाई मेरा सरहद कहां तक जाता है। क्योंकि जो फिलिस्तीनी बहुल जो इलाके हैं, जिनके बारे में यूनाइटेड नेशंस ने कभी इस बात को नहीं माना कि इजराइल पे यहाँ उसका अधिकार या हक है, जिसको अंग्रेजी में वेस्ट बैंक कहते हैं, जॉर्डन रिवर के पश्चिमी इलाका, जो एक, अगर आप इजराइल के नक्शा को या उस इजराइल फिलिस्तीन के नक्शे को देखें तो एक अच्छा खासा एक एरिया है जहाँ पे नबलुस है, जेरूसलम भी उसमें आता है, बेथलेहम उसमें आता है। ऐसे बड़े बड़े ऐतिहासिक शहर हैं जो फिलिस्तीनी बहुल इलाके हैं। वो इजराइल का हिस्सा नहीं है, लेकिन इजराइल का कब्जा है वहां पे। गजा पट्टी जो है वो इजराइल का हिस्सा नहीं है। लेकिन इजराइल ने गजा पट्टी छोड़ने के बावजूद, क्योंकि इजराइल का फिजिकल ऑक्यूपेशन था तकरीबन 90s तक, ऑस्लो अकॉर्ड्स से पहले पूरा कब्जा इजराइल का था। उसके बाद उन्होंने गजा पट्टी औपचारिक रूप से वहां छोड़ दिया। लेकिन छोड़ने के बाद भी उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा कंट्रोल रहेगा कि गजा के अंदर कौन सा सामान कहां से जाएगा। यहाँ तक कि इजिप्ट के साथ जो गजा का एक जो बॉर्डर है, वहां पे इजरायली जो है उसको मॉनिटर करते थे और ये तय करते थे कि भाई कौन आ सकता है, कौन जा सकता है। तो गजा को एक तरह से एक ओपन एयर जेल उन्होंने वहां से निकल, पहले भी जेल था, उसके बाद निकलने के बाद भी वो इजरायली जेल था, जहाँ पे फिलिस्तीनी मतलब प्रिजनर्स की तरह वो वहां पे रहते थे। इजराइल जिन चीजों का इजाजत देता था वो सब कर सकते थे, जिन चीजों को इजाजत नहीं था वो फिलिस्तीनी नहीं कर सकता था। और तो इजराइल ने फिलिस्तीनी, हकीकत यह है कि इजराइल ने फिलिस्तीनी जमीन पे अपना कब्जा जमा लिया है। ये कब्जा जो है 1967 से चल रहा है। 1967 से पहले भी अगर हम देखें तो एक विवाद है। अगर हम दर्शकों को थोड़ा सा इतिहास का एक चित्र दें तो जो इजराइल फिलिस्तीन का जो इलाका है ये दरअसल में अंग्रेजों के कब्जे में था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। उससे पहले तुर्की, जो टर्किश कैलिफेट, उनकी हुकूमत थी। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ये सब ब्रिटिश मैंडेट में आ गया और वहां पे जो बहुल, जो अक्सरियत, जो एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी वो तो फिलिस्तीनी अरबों की थी, जो मुसलमान भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं। और 1920 के बाद एक सोची समझी पॉलिसी के तहत ब्रिटेन की हुकूमत ने ये तय किया कि यहाँ पे क्यों ना यहूदियों को बसाया जाए, जो जूइश पॉपुलेशन है यूरोप की। और इसमें मैं ये भी कहना चाहता हूँ दर्शकों को कि जो पॉलिसी आज के दिन में लोग पीछे देख के कहते हैं कि हो सकता है कि ब्रिटेन की बहुत हमदर्दी थी यहूदियों के बारे में, दरअसल में ये हमदर्दी की वजह से पॉलिसी नहीं बनी। वो चाहते थे कि यूरोप से यहूदियों को निकाला जाए। और जब नाज़ियों ने यहूदियों को निशाना बनाया और यहूदी जो वहाँ की जो जूइश पॉपुलेशन थी, जर्मनी की, ऑस्ट्रिया की, पोलैंड की, जहाँ जहाँ नाज़ी जो है वहाँ पे हमलावर बन के जहाँ पे उन्होंने कब्जा जमा लिया, तो यहूदियों के खिलाफ जब उनकी पॉलिसी शुरू हुई तो यहूदी जाहिर है कि वहाँ से अपने आप को बचाने के लिए निकलना चाह रहे थे। यहूदी जो है उन्होंने इंग्लैंड जाने की कोशिश की, उन्होंने अमेरिका जाने की कोशिश की। और ये जो मुल्क है जो आज अपने आप को बहुत बड़े यहूदी के दोस्त बताते हैं, और अगर आप इजराइल की आलोचना करें तो आपको इल्जाम लगता है कि आप यहूदी के खिलाफ है, जो एकदम झूठा इल्जाम है। लेकिन ये लोग अपना इतिहास भूल चुके हैं कि जब यहूदी वाकई उनको निशाना बनाया जा रहा था नाज़ीज़ के टाइम में, और ये अपने बचाव के लिए जो है यूएस में जाना चाहते थे, इंग्लैंड में, तो इनको रोका गया। और पॉलिसी ये थी कि भाई तुम लोग वहां अरबी मुल्कों में चले जाओ, हमारे यहाँ आने की जरूरत नहीं है। और वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद इसी पॉलिसी को तेजी से बढ़ाया गया।
कि भाई जो जायनिस्ट मूवमेंट है उसको सपोर्ट करके हम पैलेस्टाइन, हिस्टोरिकल पैलेस्टाइन एरिया में वहां पे यहूदियों को बसाएं। तो वर्ल्ड वॉर टू के बाद काफी तेजी से जूइश रेफ्यूजीज जो नाजी कंसंट्रेशन कैंप से, उनके किलिंग मशीन से जो अपने आप को बचा पाए, वो लोग धीरे धीरे फिलिस्तीनी इलाकों में सेटल होते गए। वहां पे उन लोगों को वेलकम किया। मतलब कि जिस तरह से हिंदुस्तान का एक इतिहास है, हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पे त्रस्त लोग ने यहाँ पे आके अपना घर बसाया। आपको मतलब आपने पढ़ा होगा स्कूल में कि जैसे हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पारसियों का ठीक ठाक यहाँ पे आबादी है। पारसी जब ईरान से उनको निकलना पड़ा तो ज़ोरोआस्ट्रियन मजहब के मानने वाले लोग हिंदुस्तान में आके बसे, उनको यहाँ जगह दी गई, उनको पनाह दिया गया। तिब्बत से जब लोग चाइना से निकले तो उनको यहाँ पे उनका स्वागत किया गया। तो इंडिया का इतिहास ऐसा है। तो ठीक उसी तरह फिलिस्तीनी लोगों ने ये नहीं कहा कि आप यहाँ पे क्यों आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि चलिए आपको जमीन चाहिए आप खरीद लो, आपको मकान चाहिए आप किराए पे ले लो, आप यहाँ पे कुछ काम करना चाहते हो आप कीजिए। लेकिन कुछ कुछ जो जायनिस्ट संगठन थे उनका इरादा था कि अब जब हम यहाँ आ गए हैं हम फिलिस्तीनों को यहाँ से भगाएं। तो जायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो उन्होंने हथियार उठाए और धीरे धीरे जो है वो अरबी गांवों, अरबी जो सिविलियंस हैं उनको वहां पे अपनी जमीन से भगाने पे उन्होंने मजबूर किया। और बहुत बहुत जैसे फिलिस्तीनी लोग एक शब्द इस्तेमाल करते हैं नकबा, जो 1948-49 में जो वहां पे हुआ, इसका जिक्र किया जाता है कि जिस तरह से दहशत और कहर के साथ फिलिस्तीनी लोगों को अपने सरजमीन से छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। तो देर यासीन एक गांव है जहां पे 2000 लोगों को बेरहमी से मारा गया। यूनाइटेड नेशंस के जो स्पेशल ऑनवॉय थे काउंट बर्नाडोट, उनकी हत्या की गई जायनिस्ट संगठनों के हवाले से। तो जायनिस्ट ग्रुप्स जो है उन्होंने टेरर का इस्तेमाल किया, फिलिस्तीनियों को भगाया। और 1948 के एंड में जो ओरिजिनल ब्रिटिश मैंडेट पैलेस्टाइन का इलाका था वहां पे उसका तकरीबन आधा हिस्सा वहां पे इजराइल ने अपने आप को एक राष्ट्र के बतौर घोषित किया। और बाकी जो इलाके थे वहां पे फिलिस्तीनी थे, वो जॉर्डन और इजिप्ट के कब्जे में आ गया। और 1967 में जो फिलिस्तीनी इलाके जॉर्डन और इजिप्ट के कब्जे में थे उस पे हमला करके इजराइल ने उस पे भी कब्जा अपना बना लिया। और फिर धीरे धीरे 67 से लेके आज तक उन इलाकों में वो यहूदी सेटलर्स को वहां पे बसाने की कोशिश करने, फिलिस्तीनी जमीन को हड़पने के बाद वो फिर वहां पे वही जमीन जूइश सेटलर्स को दिया जाता है, फिर वो वहां पे अपना कॉलोनी बना लेते हैं। और धीरे धीरे जो फिलिस्तीनी जो यूएन के आंखों में जो फिलिस्तीनी इलाका है उस पे इजराइल जो है अपना कब्जा कर रहा है। तो ये कहने का मतलब कि अक्टूबर 7, 2023 जब आपने कहा कि क्या कहानी वहीं से शुरू होती है, ये मतलब ये इस बात को कोई नहीं मान सकता। कहानी तो 1948 से शुरू होती है या उससे पहले 1918 से शुरू होती है। लेकिन अब ज्यादा अगर इतिहास में नहीं जाना चाहें तो कम से कम जो है 48 के बाद जिन फिलिस्तीनियों को भगाया गया अपने जमीन से, और यूएन जनरल असेंबली का रेजोल्यूशन है कि भाई शरणार्थियों को, रेफ्यूजीज को वापस घर आने का हक उनको मिलना चाहिए, क्योंकि जिसको जबरदस्ती अपने जमीन से भगाया गया है, जाहिर है कि लॉ के तहत, ह्यूमैनिटी के तहत उनको वापस आने की इजाजत होनी चाहिए। और दूसरी बात की जिन फिलिस्तीनी इलाकों पे इजराइल ने इलीगली कब्जा किया है, विच इज वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप, वहां पे इजराइल इस चीज को छोड़े, इस जमीन को छोड़े। तो ये एक इंटरनेशनल लॉ में पोजीशन है। इसके बावजूद जो है इजराइल वो इलाकों को छोड़ नहीं रहा है और वहां पे अपना जो है कब्जा वो और मजबूत करता जा रहा है। और इसके खिलाफ जो है अलग अलग मोमेंट्स पे फिलिस्तीनियों ने लड़के अपना अधिकार छीनने की कोशिश की। जो अंतर्राष्ट्रीय कानून में अगर आप एक ऑक्यूपाइड टेरिटरी है, अगर आपकी जमीन जो है किसी फॉरेन पावर ने हड़प ली है, तो उस फॉरेन पावर के खिलाफ आपको लड़ने का पूरा हक है। और उस लड़ाई को टेररिज्म हम नहीं कह सकते। हाँ, वो लड़ाई आपको इजाजत नहीं देता, वो हक आपको इजाजत नहीं देता कि आप किसी
सिविलियन को निशाना बनाए। लेकिन इजरायली फौज, इजरायली सरकार जो आपको दबाने की कोशिश कर रहा है, वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत वो आपका एक लेजिटिमेट टारगेट बन सकता है। तो पैलेस्टीनियन ऑर्गेनाइजेशन जो है कंटिन्यूसली अपने अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने डिप्लोमेसी का भी इस्तेमाल किया। 1991 में मैड्रिड में बहुत बड़ी बैठक हुई, समझौता हुआ। उसके बाद 93 में, 95 में ऑस्लो, जो नॉर्वे में है, वहां पे ऑस्लो एग्रीमेंट्स बनी, जिसके तहत इसराइल ने फॉर द फर्स्ट टाइम ये मानने के लिए तैयार हो गया कि भाई हाँ, एक फिलिस्तीनी स्टेट बन सकता है। और जिसको हम टू स्टेट सोल्यूशन कहते हैं कि भाई इजराइल अपनी जगह पे रहे, फिलिस्तीन अपनी जगह पे रहे, और दो अलग अलग स्टेट जो हैं वो अपना जैसे बहुत सारे ऐतिहासिक मिसाल हैं जहाँ पे जैसे फ्रांस और जर्मनी हिस्टोरिकली बहुत बड़े दुश्मन थे एक दूसरे के, लेकिन अब तो एकदम अमन और शांति के साथ रह रहे हैं। इंग्लैंड और आयरलैंड, ब्रिटेन और आयरलैंड, बहुत सारे ऐसे मिसाल हैं। तो इसी तरह टू स्टेट सोल्यूशन इस इलाके में जो है इस चीज को पुश किया गया है। और फिलिस्तीनी जो फतह पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन था है, यासर अराफात का जो संगठन था, उनका ये पोजीशन था कि भाई इजराइल अपनी जगह पे वो अपना मुल्क बनाए और वो अपने मुल्क को आबाद करें, और लेकिन हम ये हमारा हक जो है छीनने का अधिकार नहीं है उनको। तो इजराइल अपनी जगह पे ठीक है, और ठीक उसी तरह फिलिस्तीन अपनी जगह पे उसको एक मुल्क बनने का अधिकार मिलना चाहिए। इसको टू स्टेट सोल्यूशन कहते हैं। सारी दुनिया में ये मुझे लगता है कि सबसे कॉमन, अगर लोग कहते हैं कि भाई सोल्यूशन क्या है, लोग यही कहते हैं कि भाई इजराइल अपना संभाले देश, और फिलिस्तीनियों को अपने देश संभालने का अधिकार मिलना चाहिए। और इसका मतलब ये भी है कि जिन फिलिस्तीनी इलाकों में इजराइल का कब्जा है, जिन फिलिस्तीनी इलाकों में इजराइल ने जबरदस्ती यहूदी सेटलर्स को बसाए हैं, उनको जो है ये बात मानना पड़ेगा कि भाई ये जमीन फिलिस्तीनी जमीन है, और ये जमीन कोई जबरदस्ती नहीं है कि उनको बेघर किया जाए, उनको वहां से निकाला जाए, लेकिन आप फिलिस्तीनी कानून के तहत रहे। ये नहीं कि जब जी आपका चाहे, जैसे आज आप देखते हैं जब जी उनका चाहता है कि भाई हमारे सेटलमेंट से कुछ कोस दूर, कुछ मील दूर, कुछ ऑलिव के पेड़ हैं, या चरने की जगह, ये हम चाहते हैं कि हमारे इलाके में शामिल किया जाए, तो एक दिन वो वहां पे जाके फिलिस्तीनी जो गडरिया हैं, फिलिस्तीनी जो किसान हैं, उनको भगा देते हैं। फौज उनकी मदद करता है, और फिर वो इलाके को सेटलमेंट के अंदर तो ये सब जायज नहीं हो सकता अगर आप टू स्टेट सोल्यूशन को माने। लेकिन हकीकत यह है कि नेतन्याहू टू स्टेट सोल्यूशन को नहीं मानते। वो नहीं चाहते कि किसी भी कीमत में एक पैलेस्टीनियन स्टेट बने, पैलेस्टीनियन नेशन, इंडिपेंडेंट नेशन बने। और इस नेतन्याहू की पॉलिसी के खिलाफ फिलिस्तीनियों ने संघर्ष जो है कभी छोड़ा नहीं, और हमेशा उनका कहना था कि भाई हमको एक मुल्क बनने का अधिकार, एक स्टेट बनाने का अधिकार हमारा है, कोई छीन नहीं सकता, और अगर आप जबरदस्ती वो छीनने की कोशिश करेंगे तो हम आपसे लड़ेंगे। तो अक्टूबर 7 2023 इस संदर्भ में उठा, और इस इतिहास को अगर हम भूल जाएं तो इसका मतलब यही है कि इजराइल जो कर रहा है वो सब ठीक है, लेकिन इस बात को कैसे कोई मान सकता है। और हमने कहा कि भाई जो नस्ल कुशी, जो जेनोसाइड, जो लफ्ज आपने इस्तेमाल किया, कि इतना मतलब हमेशा जब जेनोसाइड होता है, जैसे 45 में जब दुनिया ने कहा कि भाई 6 मिलियन जूस को हिटलर ने खत्म किया, और जेनोसाइड लफ्ज पहली दफा इंटरनेशनल लॉ के कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया। रिचर्ड लेम्किन ने उस टर्म का इजाद किया और उसको यूज किया गया, और ये माना गया कि भाई जेनोसाइड जो जुर्म है, ये जो क्राइम है, इस चीज को दुनिया कभी टॉलरेट नहीं करेगा। और उसके बाद कुछ एपिसोड्स हुए, जैसे रवांडा में जो है टुटसीस के खिलाफ एक नस्ल कुशी वक्त गुजरा, और भी एक दो मेरा मानना है कि जिस तरह से पाकिस्तान ने बंगालियों को निशाना बनाया 71 में, तो जेनोसाइड लफ्ज इस्तेमाल किया गया। लेकिन आज हमारे अहद में, हमारी ईरा में जो हम देख रहे हैं कि जिस सिलसिलेवार तरीके से इजराइल फिलिस्तीनी नागरिकों पे हमला कर रहा है, उनके स्कूलों के खिलाफ, उनके अस्पतालों के खिलाफ, डॉक्टरों के खिलाफ, पत्रकारों के खिलाफ, कोई नहीं कह सकता कि इजराइल एक महज एक जंग लड़ रहा है। इजराइल का जंग का मतलब इजराइल की नजरों में आज यही है कि फिलिस्तीनियों का जो है आप नामो निशान मिटाइए, ताकि वो गजा पट्टी छोड़ दें और ये इलाका जो है दोबारा इजराइल के कब्जे में आ जाए।
एक ऐसे हालात में जहां पे फिलिस्तीनी न रहे। तो ये अनफॉर्चुनेटली हकीकत है। और दुनिया भर में मुझे लगता है कि लोग इस बात को अब लोगों की आंखें खुल चुकी हैं, और लोग इसको समझ रहे हैं। बड़े बड़े प्रदर्शन हो, जैसे स्पेन में हमने देखा, यूके में, अमेरिका में बहुत बड़े प्रदर्शन, प्रोटेस्ट चल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने कहा कि अब हमारी पॉलिसी ये रहेगी कि हम फिलिस्तीन को रिकग्नाइज करेंगे डिप्लोमेटिकली, जो पहले उन्होंने नहीं किया। तो मेरा मानना है कि इजराइल की ये पॉलिसी चल नहीं सकती। उनको इससे इजराइल अपने आप को सुरक्षित नहीं बनाएगा। लेकिन जो एक नस्लकुशी, जो जेनोसाइड हो रहा है, इसको रोकने मुझे लगता है कि बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हर रोज 100 से ऊपर फिलिस्तीनियों को मारा जा रहा है। और इस पे रोक लगाना, मुझे लगता है कि दुनिया भर में कोई ज्यादा अर्जेंट काम, कोई भी सवाल इतना अर्जेंट नहीं जितना कि ये। एक चीज जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, विच इज 7 अक्टूबर को जो हुआ और उसके अलावा जो फेक न्यूज भी फैलाई गई, कैसे कोई ये सोच सकता है कि ये एक प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स है? क्योंकि आप देखें उन्होंने कितने लोग हमास के हैं जिनको उन्होंने लड़के खत्म किया, वर्सेस सिटीजन्स जो अनार्म्ड, हॉस्पिटल से लेके बच्चों से लेके जो भी उन्होंने किया। ये दुनिया क्यों समझ रही है कि ये एक प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स है? मुझे लगता है कि दुनिया में जो लोग इस बात को मानते हैं उनकी संख्या घट रही है। और अगर हम सरकारों, हुकूमत, मतलब गवर्नमेंट्स की भी बात करें, तो आप देखिए कि यूएन जनरल असेंबली में जो वोट्स हैं, यूएस है, इजराइल जाहिर है, उसको जो है, कुछ मुल्क हैं जैसे आपका ये अर्जेंटीना हो गया, जो जहाँ पे बहुत राइट विंग गवर्नमेंट्स हैं, वो अमेरिका के साथ है। मैं कहूंगा कि 7, 8 या 10, 12 मुल्क से, ममालिक से, देशों से ज्यादा ऐसे गवर्नमेंट्स हैं जो, मतलब इससे ज्यादा नहीं है गवर्नमेंट्स जो इजरायली रिस्पॉन्स को प्रोपोर्शनेट मानते हैं कि भाई। और अगर हम, आपने फेक न्यूज का जिक्र किया, तो फेक न्यूज, सबसे बड़ी फेक न्यूज कौन सी थी? वही कि हमास ने बच्चों के गर्दन काट दिए बेतहाशा वहां पे। जैसे 100 से ऊपर, हजारों की तादाद में औरतों का बलात्कार हुआ। तो ये तमाम जो चीजें हैं, ये तो एक तरह से फेक साबित हुई हैं। और अब बच्चों की गर्दन काटने वाली बात को तो कम से कम ना यूएस में और ना ही इजराइल इस बात को दोहराता है। लेकिन अगर हम इसको मान के भी चले कि हमास ने बेरहमी के साथ बच्चों को मारा, तो इजराइल को कहां से हक मिलता है कि आप बेरहमी से बच्चों को मारें? भाई, कानून जो है इस चीज को थोड़ी रिकग्नाइज करता है। जो जैसे कुछ कुछ कल्चर्स में है आई फॉर एन आई, लेकिन वहां पे ये भी कहा गया कि भाई आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। अगर हम उस बात को भी माने कि भाई जो किया उसने तो वो मैं करूंगा। लेकिन कहने का मतलब कि अब जो वीडियोस आ रहे हैं, जो फोटोज आ रहे हैं, कि अब सही मात्रा में खुराक, खाना जो है किसी को नहीं मिल रहा है। बच्चों की वो तस्वीरें जो लग रहा है कि एकदम फैमिन के दौर से गुजर रहे हैं। और मैं उन पत्रकारों को भी देख रहा हूं, मतलब कि कुछ ऐसे बहादुर पत्रकार हैं जो अल जजीरा के, जो 2.5 साल से मुश्किल से मुश्किल हालात में वो कवरेज दे रहे हैं, बम्स गिर रहे हैं, मिसाइल्स गिर रही हैं, लेकिन फिर भी वो एक तरह से विवरण दे रहे हैं दुनिया को। और मैं देख रहा हूँ कि भाई यार, ये लड़का जो 2.5 साल पहले काफी तंदुरुस्त या ठीक ठाक लग रहा था, अब मैं देख रहा हूँ कि उसके होठ जो है वो, उसके गाल जो है वो संकन हो गए हैं, आदमी पतला हो गया है। और ये, मतलब आप देख सकते हैं कि एक सिलसिले, एक सिस्टमैटिक तरीके से लोगों को स्टार्व किया जा रहा है। अब देखिए, इजराइल के अखबारों में, जैसे हारेट्स नाम का अखबार है, आमतौर पे आप और हम और दुनिया भर में जो आंकड़ा बताया जाता है वो ये कि इजराइल ने 57 से 60 हजार तक लोगों को मारा है। हारेट्स का कहना है कि ये 60 हजार का जो नंबर है ये भी एक अंडर एस्टिमेट है, और हकीकत ये है कि लगभग 1 लाख के आसपास लोग मरे हैं इस जंग के दौरान। इनका मानना है कि बहुत सारी इमारतों के मलबे के नीचे लाशें जो हैं दबी हुई हैं, सड़ चुकी हैं, उनकी गिनती नहीं हुई है। बहुत सारे परिवार हैं जहां पे एक ही बंदा बचा, और उन्होंने जाके चुपचाप अपने परिवार वालों को दफनाया।
कहने का मतलब कि सिर्फ उन लोगों की गिनती हुई है जिनके लाशें अस्पताल में या किसी सरकारी इदारे में वहां तक उनको पहुंचाया गया हो, जिन लाशों को इस प्रोसेस के बाहर दफनाया गया हो, तो इसकी कोई गिनती नहीं है। तो हारेट्स ने 1,100,000 कैजुअलिटी फिगर्स का जिक्र किया है। और एक और उसी रिपोर्ट में एक और दिलचस्प बात थी कि उन्होंने कहा कि हमने इजरायली सरकार से पूछा कि भाई आप कितना कहते हैं, जैसे आपका भी कोई आंकड़ा होगा, क्योंकि इजराइल का हमेशा कहना है कि नहीं ये 50-60 हजार नहीं है, इससे आधे लोग मरे हैं और इनमें से जो है अधिकांश लोग हमास के लड़ाकू हैं। तो जब इजरायली सरकार से पूछा गया कि अच्छा आप कह रहे हैं कि हमास के लड़ाकू हैं, तो थोड़े इनके नाम वगैरह तो बताइए। अगर आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि भाई जिनको हमने मारा है वो हमास के मिलिटेंट हैं, हमास के टेररिस्ट हैं, इसका मतलब कि उन लोगों की शनाख्त, उन लोगों की आइडेंटिटी, पहचान आपके पास है। तो पहचान अगर है तो नाम बताइए। तो जब नामों का टैबुलेशन किया गया तो पता चला कि मुश्किल से 1500-1600 नाम ही जो है इजराइल दे पाया है। तो और जाहिर है कि ये भी इस बात का गवाह है कि 2023 से पहले जो लोग गहराई से गजा पट्टी को स्टडी करते थे या हमास को स्टडी करते थे, उनका यही मानना था कि भाई 2-2.5 हजार इनके जो आर्म्ड कार्डर हैं वो 2-2.5 हजार के आसपास है, 3-4-5 हजार से ज्यादा नहीं है इन लोगों के लोग। तो अगर 60,000 लोग मर चुके हैं, या अगर हम हारेट्स के नंबर को माने कि 1 लाख लोग मर चुके हैं, तो जाहिर है कि अधिकांश वास्ट मेजोरिटी ये इनका हमास से कोई लेना देना नहीं। और इस पे हमको आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब मैं जिक्र करना चाहता हूँ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। जो हमारे दर्शक अच्छी तरह जानते हैं कि साउथ अफ्रीका ने जब आईसीजे में एक केस फाइल किया ये इल्जाम लगा के कि गजा पट्टी में इजराइल नस्ल कुशी कर रहा है, जेनोसाइड कर रहा है। और उन्होंने कहा कि जेनोसाइड कन्वेंशन जो एक इंटरनेशनल लॉ है, जेनोसाइड कन्वेंशन के तहत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फर्ज बनता है कि वो इस बात को हाईलाइट करे और उस पर रोक लगाए। तो केस फाइल किया गया 2 साल पहले, 1.5 साल पहले। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने एक अर्जेंट सुनवाई में इजराइल की बात को भी सुनी, साउथ अफ्रीका के जो वकील हैं उनकी बात भी सुनी, और एंड में कहा कि भाई जिन तथ्यों को साउथ अफ्रीका ने पेश किया है कोर्ट के सामने, इस पे फाइनल जो है रूलिंग हम बाद में देंगे, इस पे और बहस होना चाहिए। लेकिन अभी तक जो तर्क, जो समान, जो आंकड़े, जो तथ्य साउथ अफ्रीका ने पेश किया, इन चीजों पे मद्देनजर रखते हुए हमको लग रहा है कि साउथ अफ्रीका की बातों में दम है। उन्होंने ये नहीं कहा कि इजराइल इज गिल्टी ऑफ जेनोसाइड, लेकिन उन्होंने कहा कि जिन फैक्ट्स को साउथ अफ्रीका ने पेश किया, इससे लगता है कि साउथ अफ्रीका की बातों में वजन है। और मुझे लगता है कि इससे ज्यादा तीखा, कड़वा, तल्ख ऑब्जर्वेशन दुनिया के सबसे ऊंचे कोर्ट से किसी भी मुल्क को नहीं मिल सकता है। और इजराइल के बारे में उन्होंने ये कहा। तो जेनोसाइड चार्ज जो है, एक तरह से आईसीजे ने कहा कि इस चार्ज में दम है। और किस चीज को उस कोर्ट ने उजागर, उन्होंने कहा कि भाई जब आपके खुद के नेता, जब इजराइल के राष्ट्रपति कहते हैं कि गजा पट्टी में कोई बेकसूर आदमी नहीं है, इसका मतलब कि वहां की पूरी आबादी इनको निशाना बनाया जा सकता है। जब अंतर्राष्ट्रीय कानून ये कहता है कि आप नॉन कॉम्बैटेंट को निशाना नहीं बना सकते, इसी की वजह से मैंने प्रोग्राम के शुरुआत में कहा कि जो हमास ने जो इजरायली नागरिकों को टारगेट किया, ये नाजायज था। किसी भी हालत में इस चीज को सही नहीं कह सकते। ये एक क्राइम था, ये एक वॉर क्राइम था। ठीक उसी लॉजिक के चलते इजराइल के प्रेसिडेंट जब कहते हैं कि गजा पट्टी में बेकसूर कोई नहीं है, जब इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि एक भी बूंद पानी, एक भी कतरा जो है अनाज का हम घुसने नहीं देंगे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि आप आम शहरी को निशाना, आप कह रहे हैं कि भाई ये मरे ना मरे मुझसे कोई मतलब नहीं। तो ये नस्ल कुशी नहीं तो और क्या है? मतलब अगर सीज फायर हो भी गया, उनका बेस्ट केस इज लाइक स्टेइंग इन अपार्थाइड काइंड ऑफ सिचुएशन। मतलब कि दैट रिमाइंड्स मी कि इसके पैरेलल में, क्योंकि ये तो गजा पट्टी की अभी तक हम बात कर रहे हैं, जो वेस्ट बैंक इलाका है, और एक लंबे अरसे से चलता हुआ केस था जहां पे आईसीजे इसी कोर्ट से पूछा गया कि भाई ये जो इजराइल ने कब्जा जमा लिया है,
क्या ये जायज है कि नहीं है? और यूएन के अलग अलग वोट्स हैं, रेजोल्यूशंस हैं जो कहता है कि ये चीज नाजायज है। लेकिन पिछले साल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने एक रूलिंग में साफ शब्दों में कहा कि इजरायली ऑक्यूपेशन ऑफ पैलेस्टीनियन टेरिटरीज इज इलीगल एंड इट मस्ट एंड सून। और वहां पे कोर्ट के सामने जो अपार्थाइड लफ्ज आपने पेश किया, वहां पे इस चीज का जो है सबूत दिया गया कोर्ट के सामने कि किस तरह से एक मतलब अपार्थाइड का क्या मतलब है कि आपके पास दो कानून हैं अलग अलग लोगों के लिए। जैसे साउथ अफ्रीका में जो वहां के जो गोरे थे उनके लिए जो अच्छे स्कूल, अच्छे रोड, इतने सारे अधिकार, और जो वहां के जो अफ्रीकन नेटिव्स थे, जो इंडियन बहुल लोग थे, उनके लिए अधिकार बिल्कुल नहीं। सेकंड हैंड सिटीजनशिप, एग्जैक्टली। तो वही चीज जैसे अगर हम अनडिवाइडेड पैलेस्टाइन की बारे में बात करें, इजराइल प्लस वेस्ट बैंक, अगर आप एक फिलिस्तीनी शख्स हैं तो एक शहर से दूसरा शहर आप विदाउट परमिट दिखा के और इतने सारे चेक पोस्ट क्रॉस करके आप नहीं जा सकते। अगर आप इजरायली हैं तो आप गाड़ी में बैठ के पूरे देश का भ्रमण कर लें, कोई आपको रोकेगा नहीं। बहुत सारी ऐसी चीज और चीजें हैं। इजराइल के तहत इजराइल के अंदर तकरीबन 20% पॉपुलेशन इजराइल का फिलिस्तीनी बहुल लोग हैं, अरब लोग हैं, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, 20% ऑफ इजराइल पॉपुलेशन। लेकिन अधिकार सिर्फ इजराइल के यहूदी सिटीजन्स को मिलता है कि अगर वो किसी विदेशी औरत से शादी करें या किसी विदेशी नागरिक से शादी करें तो वो विदेशी नागरिक जो है फौरी तौर पे वो इजराइल आ सकता है। लेकिन अगर आप फिलिस्तीनी अरब ओरिजिन इजरायली सिटीजन है तो ये अधिकार आपको नहीं मिलता है। तो ये सब अपार्थाइड नहीं है तो और क्या है? और बहुत सारे ऐसे मिसाल है। तो मतलब इजराइल एक ऐसा मुल्क है जो जेनोसाइड कर रहा है गजा में, जिसकी जो एक दूसरे लोगों की जमीन पे कब्जा जमा के बैठा हुआ है, जो एक अपार्थाइड सिस्टम चला रहा है, और दुनिया इस मुल्क को रोकने के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है। मतलब ये मुझे लगता है कि 100 साल के या 50-100 साल के बाद आप और हम जैसे लोग हैरानी के साथ एक दूसरे से पूछेंगे कि ऐसे ऐसे कैसे हो सकता। जैसे आज एक तरह से हम लोग पूछते हैं कि यार नाज़ीज़ ने 6 मिलियन जूस कैसे उन्होंने कैसे दुनिया ने उनको रोका क्यों नहीं? और ये कैसे मुमकिन था? और जर्मन लोग चुप क्यों रहे? जब जर्मनी के लोगों ने देखा 33 के बाद जिस तरह से यहूदियों को निशाना बनाया जा रहा था, उन्होंने हिटलर को क्यों नहीं रोका? जब ब्रिटेन मतलब कि फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए वो देख रहे हैं 35, 36, 37, 38, 40, 41 में कि किस तरह से हिटलर यहूदियों के खिलाफ अपना जो है उनका जेनोसाइड हो रहा है, उन्होंने रोका क्यों नहीं? और हम हैरानगी से एक दूसरे से ये सवाल पूछते हैं। मुझे लगता है कि 30 साल बाद, 50 साल बाद आप और हम जैसे लोग इस घटना के बारे में उसी एक तरह से गुस्से के साथ, उसी मिस्ट्री के साथ, उसी एंगर के साथ कहेंगे भी ऐसा कैसे मुमकिन हुआ। लेकिन ये हो रहा है, हमारी आंखों के सामने हो रहा है। और दूसरी बात कुणाल मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब हिटलर अपना कर रहा था जेनोसाइड, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में यहूदियों को मार रहा था, तो उन दिनों सोशल मीडिया नहीं था, कैमरा नहीं था, वीडियो नहीं था। उन चीजों की जो तस्वीरें थी तभी सामने आई जब रूसी रेड आर्मी ने आउशविट्स कैंप को लिबरेट किया। जब रेड आर्मी ने आउशविट्स में जाके नाजियों को वहां से भगाया तो पहली दफा जो है वो ऐसे जो है दिल को दहलाने वाली तस्वीरें निकल आई, लाशों के ढेर, जिंदा लाश जैसा इंसान, वहां का जो कैदी था जिसको कोई खाना नहीं मिल रहा था, वो तस्वीरें तब निकल के आई। और फिर लोगों ने कहा कि अरे ये कैसे हुआ। लेकिन हमारे पास वो बहाना नहीं है। वो तस्वीरें डे 1 से आ रही है हमारे पास, उस अस्पताल का जहां पे जिनके डॉक्टरों को मारा गया, उन स्कूलों का जहां स्कूली बच्चों को निशाना बनाया गया, उन घरों का जहां पे सैकड़ों परिवारों को एक ही मिसाइल के जरिए खत्म कर दिया गया, उन भूखे बच्चों का। ये हम रोज टीवी पे देख रहे हैं, रोज हमारे फोन पे वो वीडियो आ रहे हैं, और इसको रोकने के लिए हम एकदम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और मुझे लगता है कि इससे ज्यादा ट्रॉमेटिक, दुख भरी और एक मतलब हमारे जनरेशन के लिए एक ज्यादा डिस्गस्टिंग बात
मतलब ये शर्मनाक बात और नहीं हो सकती कि हम इसको रोक नहीं पा रहे हैं। लास्ट चीज जो मुझे लगता है हम डिस्कस कर सकते हैं इस पे कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी रही है, जैसे जितना मैं जानता हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट आल्सो वाज अ सपोर्टर ऑफ पैलेस्टाइन एंड इंडिया ब्रॉडली हैज बिन टुवर्ड्स द पीसफुल टू स्टेट सॉल्यूशन। तो अगर आप बताएं कि इंडिया की ये फॉरेन पॉलिसी क्यों बदल रही है और कैसे? आपने वाजपेयी जी का जिक्र किया, मैं उन दिनों कुणाल, मैं रिपोर्टर था टाइम्स ऑफ इंडिया में, मुझे अच्छी तरह याद है कि सिल्वान शलोम नाम का एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर था इजराइल का, जो इजराइल उनकी अपनी अंदरूनी पॉलिटिक्स थी, और एक ऐसा मौका निकला जहां पे उसको लगा कि मैं इजराइल का पीएम बन सकता हूँ। काफी राइट विंग और खराब किस्म का आदमी था, तो वो हिंदुस्तान आया। उसके जहन में एक एजेंडा था कि हम वाजपेयी सरकार को कन्विंस करें कि हमास और हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन घोषित करें। तब तक हिंदुस्तान का पॉलिसी ये नहीं था कि ये, मतलब पॉलिसी था कि भाई हमास और हिजबुल्लाह ये तो दीज आर नॉट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और साथ साथ तो सिल्वान शुलम यहाँ पे आए और उनकी मुलाकात हुई जसवंत सिंह से, वाजपेयी से, और वहां पे उन्होंने तर्क रखा, तो इस बात को जो है लोगों ने माना नहीं, सरकार ने इस बात को माना नहीं है। तो और दूसरी बात कि वो ये उन दिनों भारत लाइन ऑफ कंट्रोल में फेंसिंग कर रहा था, ताकि जो जो टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट करते हैं पाकिस्तान साइड से इंडियन साइड में, उन पे एक तरह से रोक लगाया जाए। तो ठीक उन्हीं दिन, मतलब उन दिनों इजराइल एक बहुत बड़ा दीवार खड़ा कर रहा था टू ब्लॉक ऑफ द वेस्ट बैंक एंड फ्रॉम इजराइल। और ये जो दीवार है, इस दीवार को वो फिलिस्तीनी जमीन पे बना रहा था। फिलिस्तीनी लोगों की जमीन जो है और ज्यादा मात्रा में हड़पी जा रही थी। तो सिल्वान शलोम साहब का कहना था कि भाई ठीक उसी तरह जिस तरह हिंदुस्तान ने ये फेंसिंग किया है सरहद में, ठीक उसी तरह हम अपनी दीवार बना रहे हैं। ये कहने का मतलब कि क्योंकि भारत कश्मीर के अंदर एक प्रॉब्लम समस्या से जूझ रहा था, तो आप हमारे साथ हमदर्दी दिखाइए। तो वाजपेयी की सरकार ने इस बात को नकारा कि भाई फिलिस्तीन को कश्मीर से कंपेयर मत कीजिए। फिलिस्तीन जो है ये ऑक्यूपाइड टेरिटरी है, जो इंटरनेशनल लॉ के तहत इस बात को माना गया है। और आप दीवार बना रहे हैं, आप उनकी जमीन पे बना रहे हो। अगर आपने बनाना है आप अपनी जमीन पे बनाइए। भारत का जो फेंस है, हम लाइन ऑफ कंट्रोल के उस साइड में जाके थोड़ी बना रहे हैं। तो और हमास और जो है हिजबुल्लाह, तब भी वाजपेयी सरकार ने इस बात को माना नहीं। और आज भी मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं कि हमास जो है हिंदुस्तान के कानून में एक दहशतगर्द तंजीम नहीं माना जाता, हमारे टेररिस्ट लिस्ट में वो नहीं है। और हिंदुस्तान की पॉलिसी, बल्कि इस प्रोग्राम से पहले मैं नेहरू साहब का एक खत पढ़ रहा था 1947-48। अब्दुल रहमान साहब हिंदुस्तान के रिप्रेजेंटेटिव थे यूएन में, और फिलिस्तीन के हवाले से कुछ काम उनको सौंपा गया। तो नेहरू साहब उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे कि यहूदियों के साथ यूरोप में बहुत ज्यादा नाइंसाफी हुई है, और हम भी चाहते हैं कि इनके साथ एक उदार बर्ताव हो, वो चैन और पीस से अपनी जिंदगी जीने का उनको मौका मिलना चाहिए। और उन्होंने कहा कि लेकिन फिलिस्तीन में अरब लोग भी हैं, वो उनकी जमीन है, और उनके राय के खिलाफ कुछ नहीं होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि शायद एक सलूशन ऐसा है कि फिलिस्तीनी जो इलाका है वहां पे यहूदी इजराइल अपनी एक जगह छोटी सी बना ले जहां पे वो लोग अपना रह ले जिंदगी, लेकिन जो भी होता है वो अरब लोगों के मतलब जो है उनके उनके ये उनका अपना फैसला होना चाहिए। और अरबों पे फिलिस्तीनियों पे कोई चीज थोपी नहीं जानी चाहिए। ये हिंदुस्तान का 47-48 से पोजीशन रहा है। और जब इजराइल ने फिलिस्तीनी वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी पे कब्जा किया 67 में, तो हिंदुस्तान ने इसकी मुखालफत की। हिंदुस्तान ने पीएलओ, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को रिकग्नाइज किया। उनका दफ्तर था दिल्ली में, शायद 70s के दशक के बाद दिल्ली में। मुझे अभी भी याद है कि हमारे स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल के
बगल वाले मोहल्ले में, उसको कहते थे सुंदर नगर, वहां पे PLO का दफ्तर होता था, और यासर अराफात दिल्ली आते थे, इंदिरा गांधी के साथ अच्छी मुलाकात होती थी, और हिंदुस्तान पैलेस्टाइन पैलेस्टाइन फ्रीडम के पक्ष में एक ऐसा मुल्क माना जाता था। हाँ, 1991 नरसिम्हा राव के सरकार बनने के बाद हिंदुस्तान ने इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए। बहुत सारे ऐसे मुल्क थे जिन्होंने इजराइल के साथ कूटनीतिक ताल्लुकात, और मुझे लगता है कि चलिए, दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके साथ, जिनकी नीति के साथ आप सहमत नहीं हैं, लेकिन आप उनके साथ रिश्ता तो बनाते हैं। जैसे ब्रिटेन ने मॉरिशस की डिएगो गार्सिया पे कब्जा किया था, जो एक जजीरा है, एक आइलैंड है इंडियन ओशन में, और हिंदुस्तान जो है वो हिंदुस्तान ने मॉरिशस का साइड लिया कि भाई डिएगो गार्सिया को लौटाना, ब्रिटेन हैज नो राइट टू ऑक्यूपाई डिएगो गार्सिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि हम ब्रिटेन के साथ हम अपने ताल्लुकात खराब करें या ताल्लुकात रोक दें। तो चलिए, नरसिम्हा राव ने डिप्लोमेटिक रिलेशंस शुरू किए, तिजारती रिश्ते भी, ट्रेड रिलेशंस शुरू हुए, डिफेंस रिलेशंस शुरू हुए, बहुत सारे। तो एक तरह से हिंदुस्तान ने अपने आप को एक ऐसे पोजीशन में डाल दिया जहां पे, क्योंकि आपने इजराइल के साथ रिश्ता बना लिया, तो आप उस रिश्ते को इस्तेमाल करते हुए आप एक पॉजिटिव फैक्टर बन सकते थे कि जब आपका दोस्त, जब आपका मुल्क, जिस मुल्क के साथ आपका रिश्ता है, अगर ये कोई इलीगल चीज कर रहा हो, कोई गलत चीज कर रहा हो, तो बतौर एक दोस्त आप उनसे कहिए कि भाई ये मत करो। और क्योंकि आपके साथ आपका एक करीबी रिश्ता है, आपकी एम्बेसी है, आपके प्रधानमंत्री आते हैं, उनके प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं, तो एक तरह से ये करीबी रिश्ता आपको एक अधिकार देता है कि आप अपने दोस्त से कुछ कहें। लेकिन हिंदुस्तान ने इस अपनी पोजीशन को इस तरह से यूज नहीं किया, और खास तौर पे जो मोदी सरकार है, हम देख रहे हैं कि 2014 के बाद कुछ चीजें हैं, यूनाइटेड नेशंस की वोट्स हैं, वहां पे हल्का हल्का सा एक चेंज नजर आया। हालांकि आज भी भारत ये कहता है कि हम 2 स्टेट सोल्यूशन के फेवर में है, मतलब कि फिलिस्तीन इजराइल शुड, लेकिन खुल के भारत जो है ये इस मांग को नहीं उठाता है कि इजराइल जो ऑक्यूपाइड टेरिटरीज है इसको छोड़ दे। और जब हमास का हमला हुआ इजरायली सिविलियंस पे, तो नरेंद्र मोदी ने फोन उठा के जो है नेतन्याहू से बात की, हमदर्दी जताई। लेकिन जब इजराइल ने हमला शुरू किया और आज तक 60,000 से लेके 1 लाख बेकसूर लोगों को मारा गया है, आज तक मोदी साहब का कोई ऐसा बयान सुनने में नहीं आया जहां पे वो फिलिस्तीनी बच्चों के बारे में, फिलिस्तीनी शहरियों के, नागरिकों के बारे में कोई हमदर्दी बता रहे हो। रशिया और यूक्रेन के बारे में वो कहते हैं कि ये अहद जंग का नहीं है, दिस इज नॉट द ईरा ऑफ वॉर। लेकिन नेतन्याहू को कभी नसीहत नहीं दी उन्होंने। और कुछ ऐसे वोट्स रहे हैं यूएन में जो मुझे लगता है कि हर हिंदुस्तानी को शर्मसार कर देती है, कि जहां पे हिंदुस्तान ने सीज फायर तक इसके समर्थन में जो है हिंदुस्तान ने एब्सटेन किया, वोट नहीं दिया, कि भाई एक जंग चल रहा है, आपके प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये जंग का अहद नहीं है, जंग का ईरा नहीं है, तो फिर सीज फायर से आपको क्या हर्ज है। लेकिन आज भी जो है हिंदुस्तान एक अजीबोगरीब सिचुएशन में है जहां पे वो इजराइल के खिलाफ कुछ बोलना ही नहीं चाहता। तो ये जो और मैं ये भी दर्शकों को कहना चाहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस ये कह रहा है कि नस्ल कुशी, जेनोसाइड का एक जो चार्ज साउथ अफ्रीका ने उठाया है, इस चार्ज में वजन है। एक तरह से वो चेतावनी दे रहा है सारी दुनिया को कि भाई खुदा ना खास्ता आप ऐसा कोई कदम मत उठाएं जहां पे आप उस जेनोसाइड के समर्थन में कुछ करें। आप इजराइल कहने का मतलब कि, और बाद में फिर स्पष्ट शब्दों में आईसीजे ने कहा, क्योंकि निकरागुआ ने जर्मनी के खिलाफ एक केस फाइल किया कि भाई आप, जर्मनी जो है इजराइल को हथियार बेच रहा है। तो वहां हालांकि टेक्निकल ग्राउंड्स पे आईसीजे ने निकरागुअन पिटिशन को खारिज किया, लेकिन साथ साथ स्पष्ट शब्दों में आईसीजे ने कहा कि भाई हर मुल्क का फर्ज बनता है कि ऐसे सिचुएशन में जहां पे जेनोसाइड या वॉर क्राइम्स की स्थिति बन चुकी है, आप कोई ऐसा काम न करें जहां जिससे उस सिचुएशन को एग्रीवेट किया जाए। लेकिन हिंदुस्तान क्या कर रहा है?
वायर में हमने 3 या 4 ऐसे लेख छापे जहां पे हमने डॉक्यूमेंट किया है कि अडानी ग्रुप वो जो है अपने हैदराबाद फैक्ट्री से इजराइल को ड्रोन बेच रहा है। एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड। म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड जो है वो एक्सप्लोजिव मटेरियल जो है इजराइल को बेच रहा है। एक और प्राइवेट कंपनी है, वो उनको परमानेंट मिला एक्सप्लोजिव्स बेचने के लिए, और भारत सरकार ने इस पे कोई रोक नहीं। भारत सरकार ने बकायदा लाइसेंस जारी किया है। और आप बताइए कि जहां पे आप कहते हैं कि आप फिलिस्तीनी सेल्फ डिटर्मिनेशन के फेवर में हैं, आप कह रहे हैं कि आप 2 स्टेट सोल्यूशन के फेवर में हैं, आपके प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये जंग का ईरा नहीं है, लेकिन आप फिर भी हथियार बेच रहे हैं। आपको लग रहा है कि हम बेचना ही चाहते हैं। कम से कम आप ये तो कह दो इजराइल को कि हमको एक आश्वासन दीजिए कि ये गजा पट्टी के बेकसूर लोगों के खिलाफ तो इस्तेमाल नहीं करोगे आप। एक आप हमको ऐलान दीजिए, एक हमको एफिडेविट दीजिए। इस पे जो है भारत सरकार कुछ नहीं कह रहा है। शायद 4 या 5 ऐसे देश हैं, दुनिया में 200 मुल्क हैं, और इनमें से 4 या 5 ही ऐसे देश हैं जो आज के खतरनाक परिस्थितियों के बावजूद इजराइल को हथियार बेच रहे हैं। यूएस है, ब्रिटेन है, और शायद जर्मनी कुछ बेच रहा है, हिंदुस्तान कुछ बेच रहा है। और ये मतलब हम अपने आप को कहते हैं कि हम लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ हैं, लेकिन लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ तो साउथ अफ्रीका ने अपने आप को साबित किया आईसीजे में जाके केस फाइल करने पे, और उस केस पे जो है भारत कुछ नहीं कहना चाहता। तो मुझे लगता है कि मोदी सरकार का ये जो रवैया है, ये एक और मिसाल है जहां पे ये हम पूरी तरह से अमेरिका के दबाव में आ गए हैं। मोदी साहब 56 इंच छाती का ऐलान करते हैं, कहते हैं कि जी हमारा इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, लेकिन आप जो है पूरी तरह से आपने इजराइल के पक्ष में आप मैदान में उतरा है, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि अमेरिका यही चाहता है, तो भारत के लोग कुछ और चाहते हैं। और मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि ये जो सपोर्ट मोदी साहब नेतन्याहू को दे रहे हैं, इसकी कीमत जो है आम हिंदुस्तानी भी इसको झेल रहा है। क्यों कि श्रीनगर में, दिल्ली में, अलग अलग शहरों में जब लोग प्रो पैलेस्टाइन प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं तो उनके खिलाफ केस फाइल होता है। आप यूं समझिए कि दिल्ली जैसे शहर में आज तक कोई बड़ा रैली जो है कोई निकाल नहीं पाया पैलेस्टाइन के फेवर में। तो ये मुझे लगता है कि इतना चेंज आ गया है भारत के पॉलिसी में, और ये मोदी साहब, मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं इनको भी भारत की जनता को जवाब देना पड़ेगा कि भाई ऐतिहासिक जो हमारा एक पोजीशन रहा इन फेवर ऑफ जस्टिस, इन फेवर ऑफ ह्यूमैनिटी, इन फेवर ऑफ द राइट ऑफ पीपल ऑफ पैलेस्टाइन टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, आपने इस पोजीशन को क्यों चेंज किया? और आज जब जेनोसाइड का डॉक्यूमेंटेशन इतना हो गया है, अब आज भी जो है हथियार क्यों बेच रहे हैं इजराइल को? मोदी साहब जरा बताएं, लेकिन पार्लियामेंट में ना कोई पूछ पाएगा, मीडिया में कोई नहीं पूछ पाएगा उनसे, तो मुझे लगता है कि वो जवाब भी कोई उनसे ले नहीं पाएगा। और ये अलग बात है कि कोई जवाब भी नहीं होगा उनके पास। एटलीस्ट ये एपिसोड में इसको जेनोसाइड हम बुला सक रहे हैं। अब तक उस पर रोक नहीं है, बट मुझे लगता है आगे जाके शायद वो भी करना मुश्किल हो जाएगा। सो इट्स प्रोबेबली इम्पोर्टेंट कि हम ये डॉक्यूमेंट करें। And thank you so much for your time. I had a great time Thank you. chatting with you. Thank you.